हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी सितंबर 2026 के अंदर सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं? और सर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि टैक्सेशन के पेपर के अंदर एग्जामेशन लानी है, लेकिन ये सिर्फ डिसाइड कर लेना अपने आप में एक वेग बात है। किस तरीके से वेग बात है? आपके पास एक कंसोलिडेटेड, एक कंक्रीट बेसिस पर प्लान होना चाहिए ताकि आप वो 60 प्लस किस तरीके से लेकर आने वाले हो। इनकम टैक्स के अंदर आप कितना स्कोर करोगे, जीएसटी में कितना स्कोर करोगे, दोनों ही प्लेसेस में आपके पास एमसीक्यूज है, वहां कितने कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपने सिर्फ सोचा तो है, लेकिन वो सिर्फ सोच में ही है, आप अभी तक उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए हो। और जब तक आप उसे विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, चीजें आपको रियल होती भी नहीं दिखेंगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने एग्जामिशन प्लान करी है टैक्सेशन के पेपर के अंदर, हाउ वी कैन स्कोर एग्जामिशन। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एग्जामिशन की। सर एग्जामिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी पेपर के अंदर 60 या इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तब आपको एग्जामिशन मिल जाती है। इन केस अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता है, वो वाला पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। ये बात होती है एग्जामिशन की, जो कि मैंने आपको बता दी। टैक्सेशन के पेपर के अंदर जैसा कि आपको पता है 30 मार्क्स की एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, जो कि हमारे सभी पेपर्स के अंदर है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 50 नंबर का इनकम टैक्स और 50 नंबर का जीएसटी। ये तो सर आप सभी को पता ही है। लेकिन सबसे पहले कुछ मिथ को दूर करना होगा। मिथ ये सितंबर के बच्चों के मन में अभी भी कई बार ये चीजें आ जाती हैं और इधर उधर से सुन के आ जाते हैं कि सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। बहुत बार हम लोगों ने ये बात बता दी। अगर आप लोगों ने कहीं से ये बात सुनी है तो ये पूरी तरीके से गलत है। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली ये बात कह रखी है कि सर मई 2027 से ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको एप्लीकेबल होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंगली हमने 6 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। बहुत जल्दी पूरा सिलेबस आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे मई में एग्जाम देने वाले हैं अगले साल 27 में, उनके लिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए सर, दूसरी बात, सर हमें लगता है कि हमें नए सेक्शन नंबर्स याद करने हैं। बिल्कुल भी नहीं याद करने। जब ये एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसमेंट ईयर 26-27 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। आराम से निश्चिंत होकर आप इस चीज को नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग स्टार्ट करिए। ठीक है जी, अपना 100% फोकर इनकम टैक्स में आपको देना है। जीएसटी प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं, जो आपके कोर्स के अंदर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं हमारे कोर्स के अंदर, ऑलरेडी लगाई हुई है हमने। आप देख सकते हैं यूट्यूब के हमारे इसी चैनल के ऊपर भी आपको जीएसटी की अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी। आप चाहो तो देख सकते हो, जो आपके सितंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वीडियो के नीचे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए सर, अब हमें पहली चीज तो पता लग गई कि हमारे लिए एप्लीकेबल एक्ट कौन सा है। अब ये जो मैंने कहा शुरू में कि एग्जामिशन अगर आप सोच रहे हो तो वेग नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से कॉन्क्रीट आपको देखिए यहां पर अपना प्लानिंग रखनी है। जैसे कि इनकम टैक्स में 15 नंबर की एमसीक्यू, जीएसटी में 15 नंबर की एमसीक्यू। जीएसटी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स इजी है, तो हम यहां पर एमसीक्यू में टारगेट कर रहे हैं 12 मार्क्स। और एग्जामिशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 60 नंबर नहीं लाने, टारगेट रखना है 65 के प्लस हमारा जाए। इनकम टैक्स में 11 नंबर एमसीक्यू में लेकर आने हैं। रोज 15 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं, प्रोविजंस याद करने हैं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको जीएसटी में या यहाँ पर नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी जगह देखिए डिस्क्रिप्टिव में 30 मार्क्स का है, तो इनकम टैक्स में टारगेट हमारा 20 मार्क्स का और जीएसटी में हमारा 22 नंबर का टारगेट रहेगा इस 35 में से। सबका टोटल 65, आसानी से एग्जेम्पशन आ गई। ये हुआ प्लान की किस तरीके से हमें काम करना है। 15 नंबर के एमसीक्यूज में से 11 नंबर लेकर आने, जब भी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज हम दिमाग में बैठा के रखेंगे। चलिए सर, आपको पता लग गया किस तरीके से आपको स्कोर करना है। अब मैं बात करता हूं कि क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं, पीजीबीपी, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन, जिसमें आप टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। इसके बाद डिडक्शन। ठीक है जी, ये टॉपिक इसी सीक्वेंस में आपको करने हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं, मैं हाउस प्रॉपर्टी पहले करना चाहता हूँ, कैपिटल गेन पहले करना चाहता हूँ, सैलरी पहले करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करूं अगर मैं सर ऐसी जगह जहां पर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ये तो पक्के करने ही करने हैं। सर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आया, 5 नंबर आसानी से आप ले सकते हो। टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन आपको 6 नंबर का आसानी से हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 2 से 3 केस स्टडीज 2-2 मार्क्स की या 3-3 मार्क्स की मिल जाती है वहां पर। ठीक है जी, इसके
इसके बाद अदर सोर्सेज, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस, बहुत आसान। क्लबिंग ऑफ इनकम अगेन वेरी इजी, दोनों ही चैप्टर 1 घंटे की रिवीजन में खत्म हो जाते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, आफ्टर दैट रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, वेरी सिंपल। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम की बात कर रहे हैं, और एएमटी के प्रोविजंस ये आपको करने हैं। इस तरीके से आपको अपनी चीजों को लेकर चलना है। ये था पूरा इनकम टैक्स की बात। अब बात करते हैं जीएसटी की। तो सर जीएसटी के अंदर सप्लाई अंडर जीएसटी, स्कोप, कॉम्पोजिशन सप्लाई और सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, ये चीजें। आफ्टर दैट आपका चार्ज अंडर जीएसटी, जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टॉप पे रखना है, ठीक है जी। कॉम्पोजिशन स्कीम और यहां पर इसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10, ठीक है जी। आईटीसी, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। इसके बाद में बात करूं अगर एग्जेम्पशंस, रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी, और कॉम्पोजिशन लेवी यहां पे रखी गई है, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल और रिटर्न। रिटर्न में जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करूं अगर आप लोगों की, तो सर बाकी के जो आपके सिंपल टॉपिक्स हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, यहाँ पर टीडीएस टीसीएस हो गया, 1 घंटे के अंदर दोनों टॉपिक हो जाते हैं। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। कोशिश करना आप यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी के केस में कि आप एक एक क्वेश्चन जो आपका आईटीसी का यहाँ पर और वहां पर जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, जिसमें आप टैक्स लायबिलिटी और इनकम कंप्यूट करते हैं सारे हेड्स को मिलाकर, वो एक एक क्वेश्चन डेली बेसिस पर आप जरूर सॉल्व करें। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका डे 1 से लेकर डे 30 तक का प्लान कैसा रहने वाला है आखिरी के 1 महीने में। अगर आप एग्जामिशन लेने का आना चाहते हैं, जो मैंने टॉपिक टीयर 1 में बताया वो आपको सबसे पहले अपने शुरू के 8 दिनों के अंदर, ठीक है जी, रिवाइज करने हैं, कुछ भी नया नहीं करना, ध्यान रखना। इसके बाद रोज एक प्रैक्टिकल चैप्टर और एक थ्योरी टॉपिक आपको साथ साथ प्रिपेयर करना है। हर चैप्टर के 1 पेज का आपको चार्ट बनाना है, मतलब 1 पेज में पूरा कंसाइज वो चैप्टर आ जाए जो आप रिवीजन कर लें। इसके बाद देखिए टीयर 1 जीएसटी का बिल्कुल सेम, इसके बाद इनकम टैक्स के टीयर 2 के, और रोज 15 एमसीक्यू, और ये आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के मिला के करने हैं। इसके बाद डे 17 से डे 24 की अगर हम बात करें, तो सेकंड राउंड की रिवीजन रहेगी, पूरा सिलेबस दोबारा से, जो आपने चार्ट्स बना लिए हैं यहाँ पर, ठीक है जी। 15-15 चैप्टर तकरीबन आपके पास दोनों ही केसेस में है। टीडीएस टीसीएस के अंदर बहुत सारे सेक्शन है, वहां पर वो 1 पेज में नहीं आएगा, कोई नहीं, आप उसके लिए कंसाइज में जो इंस्टीट्यूट ने चार्ट दिया है किताब में, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। यहीं पर आपको देखिए 2 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं, और हर मॉक टेस्ट पेपर के बाद आपको देखना है कि उसमें क्या गलती हुई है और उसको ठीक करना है। एग्जाम मोड में आ जाना है आपको अपने आखिरी के 5 दिनों के अंदर। 2 मॉक टेस्ट पेपर एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग के अंदर, जैसे आप 2 से 5 के बीच में देते हैं पेपर, उसी तरीके से घर पे दीजिए। अमेंडमेंट्स, आरटीपी, एमटीपी, और आपको अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है जी, कि वो हम रिपीट ना करें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पढ़ने का तरीका किस तरीके का रहेगा, एक सिंपल सा प्लान देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका कुछ और प्लान है, आप उस पर स्टिक कर रहे हो, बेहतर तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं बना है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। सुबह 6 से 9 प्रैक्टिकल स्लॉट आप रखेंगे, ठीक है जी। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, आईटीसी, न्यूमेरिकल चैप्टर्स, कई सारे प्रोविजंस को यहाँ पर कंसोलिडेट करके क्वेश्चन आता है, ये आप करेंगे। इसके बाद 9:30 से 11:30 बजे आधे घंटे का गैप है, वो आपके डेली एक्टिविटीज के लिए है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका थ्योरी स्लॉट है, जीएसटी के प्रोविजंस, डिडक्शन, टीडीएस, ठीक है जी, ये आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। 12:30 से 3 बजे का अगेन क्वेश्चंस, आईसीआई स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के पेपर, और ये सारी चीजें पीपी बुक में मिल जाती है, तो आप वहां पर कर सकते हैं अगर आपने हमारे से कोर्स ले रखा है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एमसीक्यू ड्रिल। और ध्यान रखना, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि एमसीक्यू तो हो ही जाएंगे, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं, आपको यहाँ पर हर रोज डेली बेसिस पर 15 से 20 एमसीक्यूज सॉल्व जरूर करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका देखिए जो टाइम आता है 20 से 9:30 बजे के आसपास, ये आपका रिवीजन रूप है, पूरे दिन का जो भी है वो रिवीजन आपको करनी है, ठीक है जी। और अगले दिन का टॉपिक्स आपको सोचने हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो तकरीबन 10:30 से 11:30 बजे तक का टाइम है, जो भी आपने पढ़ा है कॉपी बंद करके पूरे दिन में आप कोशिश कीजिए कि उन सारी चीजों को रिकॉल करें। ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका है, चीजें दिमाग में स्टोर होने लगती हैं, भूलते नहीं है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए जब अगले दिन आप सुबह उठ रहे हैं तो फटाफट बस 5 मिनट लगाकर देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ाई करी है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स आप मानेंगे नहीं कितना क्यूमुलेटिव इफेक्ट देते हैं, और जिन बच्चों की रैंक आती है बस वो यही काम करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। आपको लगता होगा कि सर पता ही नहीं कितने घंटे पढ़ते हैं, नहीं, पढ़ने का तरीका बदलना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। इसके साथ साथ एमसीक्यू को सर बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना कि हो जाएंगे आराम से बाद में कर लेंगे, ठीक है जी, नहीं, ये बहुत बड़ी
गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एंड में आरटीपी एमटीपी के पास्ट एग्जाम के सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। अलग से बिल्कुल भी ये सोचना कि सर अलग करेंगे बाद में करेंगे या हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे एमसीक्यू करेंगे 40 से 45 मिनट के अंदर। आपको पूरी कोशिश करनी है कि सारे एमसीक्यू खत्म हो। ये तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। एमसीक्यू केस स्टडी बेस आते हैं, केस स्टडी के केस में आपको जैसे पसंद है वैसे कर सकते हो। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ ले फिर केस स्टडी पढ़े। इससे क्या होता है कि चीजें पता रहती है कि अच्छा ये चीज पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहले केस स्टडी पढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, दोनों तरीके वैलिड है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 1.5 मिनट का टाइम आपको देना है, 1 से 1.5 मिनट का हो जाता है। ठीक है, नहीं होता है अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। कंफ्यूजन आ रही है ऑप्शंस के अंदर तो जो 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करो, बाकी के 2 ऑप्शन में फिर आप चांस ले सकते हैं। और डेली 15 से 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी है। 6 चीजें जो आपको एग्जाम के अंदर जरूर करनी है प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए। सिर्फ आपको देखिए सही तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है तो फॉर्मेट्स के अंदर करना है, और टेक्स्ट में तो बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट, यही एक टेबल है जो हर जगह बनती है। वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली आप बनाएंगे। ठीक है जी, वर्किंग नोट्स के नंबर जरूर दीजिए, वर्किंग नोट 1 2 3। कई बार पता ही नहीं चलता कि कौन सा वर्किंग नोट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, क्या कंप्यूट कर रहे हो। जब वर्किंग नोट बना रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी कंप्यूट किया वो उसके ऊपर लिख दो, कंप्यूटेशन ऑफ जो भी आपने करा है। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्रोविजन लिखना है थ्योरी में, फिर आपको देखिए जो केस स्टडी दी गई है उसका जो फैक्ट्स हैं वो लिखकर अपना एनालिसिस देखिए कंक्लूजन देना है। ठीक है जी, सेक्शन कोड सोच समझ के करना है, अगर लग रहा है कि याद है 100% श्योर हो तभी कोड करना, याद नहीं है बिल्कुल मत कोड करना। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बस काम खत्म हो गया, एक्ट का नाम पूरा देकर आओगे। ठीक है जी, साइंस वगैरह जो लगाने होते हैं, राउंड ऑफ जो करना होता है वो एंड वाली फिगर को करेंगे, बीच में मत करना, आंसर में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो भी आप अजम्पशन ले रहे हो उसे आप प्रॉपर्ली लिखोगे इन केस क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है। सब्सिडी सर डायरेक्टली लिंक है या नहीं है, गवर्नमेंट से मिली है नहीं मिली है, जो आप वैल्यू सप्लाई में पढ़ते हो, या इसके अलावा कहीं इनकम टैक्स में आप देख रहे हो सेट ऑफ के अंदर आ गया कंप्यूटेड वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है ना, सैलरी के साथ, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एक्शन देनी है नहीं देनी, आप जो भी अजम्पशन ले रहे हो क्लियरली आपको उसे मेंशन करना है। इसके साथ साथ 6 गलतियां जो अक्सर बच्चे करते हैं आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन सी? सबसे पहली, सिर्फ पढ़ना है लिखना नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा है। ये जो टाइम है आपके पास सिर्फ आपको लिखना है, इसमें कम से कम पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरी चीज, जीएसटी को आखिरी में करना। अरे सर जीएसटी सबसे पहले करो, क्यों? आसान है, सिलेबस इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली कम है और इक्वल वेटेज है तो कम टाइम में हो जाएगा इसीलिए। तीसरी बात, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्लियर नहीं है सर हमें। सेक्शन 202 इनकम टैक्स एक्ट आपका जो 2025 है उसमें आती है, लेकिन आपका जो पुराना है वहां 115 बीएसी जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी, अच्छे से उसको पता होना चाहिए किस तरीके से स्लैब रेट है, क्या क्या डिडक्शंस आपको मिलेंगी क्या क्या नहीं मिलेंगी। सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलती है, डिडक्शन चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। इसके बाद अमेंडमेंट्स को स्किप कर देना, मैंने ऑलरेडी कहा यूट्यूब पे हमने डाल रही है जीएसटी के अमेंडमेंट्स, मन करे तो जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो। ठीक है जी, एक भी फुल मॉक टेस्ट पेपर ना देना, बहुत बड़ी गलती है ये। जिन बच्चों को लगता है कि डायरेक्टली एग्जाम में लिख देंगे, आप वहां पेपर पूरा ही नहीं कर पाओगे, लिखना तो बहुत दूर की बात है। और ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, और जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते जब हम उनसे बात करते हैं तो खुद बताते हैं। पिछले अटेम्प्ट में ही मैंने तकरीबन 200 बच्चों से बात करी, सबने मुझे ये बात बताई जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था। इसके बाद सर टाइम मैनेजमेंट में फेल होना, जब आप ये चीज करते हो तो ये अपने आप ठीक होने लगती है, टाइम मैनेजमेंट अपने आप आ जाता है। एक क्वेश्चन को, एक मार्क के क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो अकॉर्डिंगली अपना टाइम आपको हर एक क्वेश्चन के लिए डिसाइडेड रखना है। उतने टाइम में क्वेश्चन हो गया ठीक है, एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लगाकर हो जाता है तो ठीक, वरना अगले क्वेश्चन पे स्विच कर जाना। एक ही क्वेश्चन पूरा करने से ज्यादा बेहतर है 3 क्वेश्चन अगर आपने अधूरे आधे अधूरे भी कर दिए, आपको ज्यादा मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ अपना रिवीजन जो है 137 की रेशो के अंदर आपको रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है, जैसे आज पढ़ा तो अगले दिन उसको 10 मिनट देखिए, रिकॉल करो, 3 दिन के बाद फिर आप उसका चार्ट बनाकर उसको देखो, रिकॉल करो। आपने चार्ट यहां अगर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, और 7वें दिन पर फिर से उसको दोबारा से रिवीजन करो, देखो कैसे चीजें दिमाग में रहेंगी। क्योंकि अक्सर टेक्स्ट में बच्चे आकर कहते हैं सर याद नहीं होता, और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको 110% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एक चैप्टर एक पेज के अंदर मैंने कहा जो आप लेकर आओगे बहुत अच्छा है, अगर कर सकते हो तो करो जरूर। एरर नोटबुक आप चाहो तो बना सकते हो, और हर बच्चे को बनानी चाहिए, इससे आपकी गलतियां खत्म हो जाती हैं और एग्जाम में अब एरर फ्री होके जाते हो। इसके बाद खुद को
पढ़ाना। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी, अब एक बार देखो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या बातें थी। सर सेक्शन 10 के अंदर आती है सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2A। 2A सर्विस के लिए है, 1 और 2 आपका गुड्स के लिए है, प्लस मार्जिनल सर्विसेज के लिए। लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख। अब ऐसी चीजें बोल बोल के जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, देखो कितना आसानी से और कितना क्लैरिटी आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है जी, नंबर्स को स्टोरी बनाओ, इसका क्या मतलब है, सेक्शन नंबर आप देखिए जब रिवीजन करें तो एक बार देखें, विजुलाइज कर सकते हैं, किसी स्टोरी के साथ लिंक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने कि सिर्फ सेक्शन नंबर ही हमें याद हो सर। ठीक है जी, अच्छा इसके साथ साथ एग्जाम वीक का प्लान छोटा सा देखिए, इनकम टैक्स के सारे चार्ट और जो हमने टीयर 1 में चैप्टर देखे उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, आखिरी के 7 दिनों की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, एग्जाम से 6 दिन पहले जीएसटी के टीयर 1 और ये वाले चैप्टर सप्लाई चार्ज आईटीसी वैल्यू, डे 5 है एग्जाम में, 5 दिन बचे हुए हैं, अमेंडमेंट्स आरटीपी एमटीपी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 दिन बचे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर दे पा रहे हैं, अगर आपने पहले 2 पेपर दे दिए तो आप इस चीज को चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है जी, मॉक के अंदर जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक करना, उनको एनालाइज करना, जीएसटी पूरा रिवीजन। ठीक है जी, और सिर्फ चार्ट्स, नया कुछ भी नहीं करना है। आखिरी में ध्यान रखना, ये 1 महीने के लिए तो बहुत जरूरी चीज है कि कोई भी नई चीज ना पड़े आखिरी के 1 महीने के अंदर। अब जो सर मैं बार बार टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, टेस्ट दो, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर, escholars.in हमारी वेबसाइट, और 8888080402 इस नंबर पर मिलती है आपको। ठीक है जी, आईसीआई के पैटर्न्स के ऊपर है, डिटेल में इवैल्यूएशन मिलती है, हर एक क्वेश्चन पे आपको बताया जाता है कहाँ क्या गलती है जिसे आप ठीक कर सकें। चैप्टर वाइज और फुल कोर्स दोनों तरीके के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। तो आखिरी में चलते चलते एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, ये चीजें आपको पता ही है, सिंपल आप इनको ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे कई बार ये नहीं ले जाते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में मिसिंग कर देते हैं, ये सब चीजें मिस कर देते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ पहले 5 मिनट की आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। सबसे पहली चीज डिसाइड कर लेना कौन सा सेक्शन पहले करोगे, कौन सा सेक्शन क्वेश्चंस पहले करोगे। उन क्वेश्चंस के सारे पार्ट एक साथ करने की कोशिश करना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में करो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो एक साथ करने की कोशिश जरूर करना। एमसीक्यू पहले करने का मन करता है, ठीक है पहले कर दो, लगता है सर बाद में करेंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन करने के बाद आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, बिल्कुल लास्ट में मत करना। उससे क्या होता है कि आखिरी में जल्दबाजी में जो क्वेश्चन आप ठीक कर सकते थे वो भी गलत कर दोगे, इस चीज से बचना है आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट्स है, उसके अकॉर्डिंग टाइम अपना डिवाइड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सही तरीके से लिखना है, 2 बार लिखना है, एक बार अपना लेफ्ट साइड पे और एक बार ऊपर क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिख देना, बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है जी, आखिरी के 10 मिनट को हो सके तो बचा के रखना, ताकि अगर कुछ रह गया है, मिस हो गया है, तो वो हम पढ़कर रिवाइज करके देख लें कि पेपर के अंदर कुछ मिस तो नहीं हुआ है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो टेक्स्ट के पेपर में आपको आसानी से एग्जामिशन मिल जाएगी, और जो आखिरी में मैंने बातें बताई ये आपके हर पेपर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और आपकी जो एग्जामिशन है वो जरूर आएगी। मेहनत करते रहिए, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।